हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी और सिंपली फीचर्स ऑफ अ कंपनी। चैप्टर का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी और हम डिस्कस करेंगे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या खासियत या विशेषताएं भी इसको कहा जाता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी की क्या खासियत होती है, क्या फीचर्स होते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मीनिंग क्या होता है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। द फीचर्स ऑफ कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज या आर एज अंडर नंबर वन, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अ कंपनी हैज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। जो कंपनी है उसकी एक लीगल एंटिटी है, लॉ ने बनाई है और मेंबर्स से हटके है। मैंने आपको पार्टनरशिप के चैप्टर में बताया था कि पार्टनरशिप अगर कर रहे हो तो अगर कंपनी के ऊपर डेट है तो आपकी पार्टनरशिप जो फर्म है उसके ऊपर डेट है, और अगर एक आधा बंदा इधर उधर हो गया तो सारा का सारा डेट आपके ऊपर माना जाएगा। मगर इसमें ऐसा नहीं होता। जो मेंबर्स होते हैं उनकी एंटिटी अलग होती है और जो कंपनी होती है उसकी लीगल एंटिटी डिफरेंट होती है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी। ये जो इस टाइप की जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, फाइल सूट्स इन देयर ओन नेम, अपने नाम पे केस कर सकती है। ठीक है। A shareholder cannot be held liable for the acts of a company। कोई भी शेयर होल्डर, जो कंपनी का एक्ट हो गया कुछ, तो शेयर होल्डर को कुछ नहीं होगा। समझ के बाद वो लाइबल नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं या मेरे पास अरामको कंपनी के शेयर हैं और अरामको कंपनी ने किसी का पैसा ले लिया या डूब गई, कुछ भी हो गया, तो मेरे पास थोड़ी ना आएंगे, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, मैं तो शेयर होल्डर हूँ। समझ के बात। सिमिलरली मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट इट्स एजेंट। जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के एजेंट नहीं माने जाते। देयर कैन बी कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। जो कंपनी है और उसके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी इज नॉट अ क्रेडिटर ऑफ इट्स मेंबर्स। सिंपल वर्ड्स में, अगर मैंने रिलायंस की कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है, तो अगर रिलायंस ने कर्जा लिया तो मेरे ऊपर कर्जा नहीं माना जाएगा। समझ के बाद, जो कंपनी का क्रेडिट होगा वो मेंबर्स का क्रेडिट नहीं माना जाएगा। ठीक है। आपको इसी तरीके से पेपर में लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है परपेचुअल सक्सेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। परपेचुअल सक्सेशन मींस कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, लगातार चलती रहेगी। एक आधे पार्टनर या मेंबर के मरने से जैसे पार्टनरशिप खत्म हो जाती थी, इसमें ऐसा नहीं होगा। अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ द लॉ एंड ओनली द लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। कंपनी लीगल प्रोसेस के थ्रू बॉर्न हुई है और लीगल प्रोसेस के थ्रू ही एंड होगी। अपनी मर्जी से नहीं, जब मर्जी खोल दो जब मर्जी बंद कर दो। समझ की बात। इट्स लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द लाइफ ऑफ द मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं उनकी लाइफ पे इस कंपनी की लाइफ डिपेंड नहीं करती। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और लुनेसी ऑफ मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ कंपनी। कंपनी की लाइफ उस पर डिपेंड नहीं करती कि जो उसके मेंबर्स हैं जिंदा हैं या मर गए या इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक है। या फिर ल्यूनेसी मतलब उनका दिमाग खराब हो गया या पागल पुगल हो गए, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल द मेंबर्स डाई। ये लगातार चलती रहेगी। इवन इफ मेंबर मर गए तो भी ये चलती रहेगी। समझिए बात। मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन अंटिल इट इज वाउंड अप। कंपनी तब तक चलती रहेगी जब तक लीगल प्रोसेस के थ्रू इसको बंद ना किया जाए। मेंबर्स आए जाएं, अपने शेयर बेचें खरीदें, जो मर्जी करें, कंपनी चलती रहेगी। समझ की बात। इसलिए इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, लगातार चलती रहेगी। थर्ड पॉइंट आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी भी काफी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, इट्स मेंबर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी ने कर्जा लिया तो शेयर होल्डर के ऊपर कर्जा नहीं माना जाएगा, मेंबर्स के ऊपर कर्जा नहीं माना जाएगा। द लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बाय हिम और टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय हिम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी फलां फलां कंपनी के शेयर खरीद लिए और वो शेयर 1 लाख रुपए के खरीद लिए, तो मेरी लायबिलिटी 1 लाख रुपए ही हुई। सिंपल वर्ड्स में, अगर कंपनी डूबेगी तो जो मैंने शेयर खरीदे वही डूबेंगे। ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी ने 2 करोड़ का कर्जा ले लिया वो मुझे भरना पड़ेगा, जैसे पार्टनरशिप में होता है। ठीक है ना। तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं हार्म पहुंचेगा। जो मैंने शेयर्स लिए हैं ज्यादा से ज्यादा तो वही डूबेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मेंबर हैज 50 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, हिज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू 500। ठीक है ना। तो उसकी लायबिलिटी क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो 50 शेयर लिए हैं, 10-10 रुपए के, 500 रुपए के शेयर लिए हैं उसने, ज्यादा से ज्यादा वही डूब जाएंगे। इवन इफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई fully the claims of creditors, no member can be called to pay anything
more than what is due from him. तो वही बात दोबारा इंग्लिश में घुमा फिरा के लिख दी कि भाई जितने के शेयर खरीदे उतने ही हमारी लायबिलिटी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वही पैसे डूबेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी के कर्जे भी मेंबर्स या शेयर होल्डर्स भरें। However, if the members of the company so desire, they may form a company with limited liability, unlimited liability. अगर members आपस में मतलब डिजायर करते हैं तो इस टाइप की कंपनी भी खोली जा सकती है जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का क्लॉज भी होता है। वो आप ग्रेजुएशन जब करोगे तब आपको अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊंगा। यहाँ तो फीचर समझा रहा हूँ तो यहाँ समझाने लग गया तो टॉपिक से हट जाऊंगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मैं कभी भी शेयर खरीदूं, मैं कभी भी शेयर बेचूं, समझ के बाद मेंबर्स तो ऐसा कर सकते हैं। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। जैसा कि मैंने मीनिंग में बताया था पिछली वीडियो में कि जो पूरी कंपनी की जो कैपिटल है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर। हर एक पार्ट को शेयर कहा जाता है। दीज शेयर्स आर जनरली ट्रांसफरेबल। ये जो शेयर्स हैं ये ट्रांसफरेबल है। एक से मैंने बेचे, किसी और ने खरीदे, किसी और ने किसी और को बेच दिए, इस टाइप। A shareholder is free to withdraw his membership from the company by transferring his share. तो शेयर होल्डर फ्री है, वो कभी भी मेंबरशिप को विड्रॉ कर सकता है, मार्केट में शेयर बेच सकता है, किसी और को बेच सकता है, एग्जिस्टिंग मेंबर को बेच सकता है। However, in actual practice, some restrictions are placed on the transfer of shares. मगर असल जिंदगी में जब भी आप ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करोगे तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ मतलब रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन्हीं के थ्रू आप शेयर्स बेच सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब भी इंडिया में जब भी किसी कंपनी का रिजल्ट आना होता है तो जो उसके जो क्या कहते हैं कंपनी के जो मालिक होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो लिमिट लगा देती है कि आपकी विंडो, ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, अब आप अपनी कंपनी के शेयर नहीं बेच सकते इतने से इतने टाइम के बीच में। कितना टाइम होता है आप वो जाके चेक कर सकते हैं। तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, अनटिल और अनलेस वो लिमिटेशन सेटिस्फाई करते हो तो आप अपने शेयर्स को बेच सकते हो। आम बंदा तो कभी भी बेच सकता है, क्योंकि मैं डायरेक्टर नहीं हूं तो मैं कभी भी बेच सकता हूँ। ठीक है, इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, आधी रात को नहीं ना बेच सकता, जब शेयर मार्केट खुली होगी तभी बेच सकता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन सील, वेरी इंपॉर्टेंट। Being an artificial entity, a company cannot act and sign itself. क्योंकि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल एंटिटी है, तो वो खुद कंपनी थोड़ी ना साइन करेगी, तो कंपनी की एक सील तैयार की जाएगी, स्टैंप तैयार की जाएगी। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर इट एक्ट्स थ्रू ह्यूमन बींग्स। जो कंपनी है ये ह्यूमन बींग्स के थ्रू एक्ट करेगी। ऑल द एक्ट्स ऑफ द कंपनी आर ऑथोराइज्ड बाय इट्स कॉमन सील। जितने भी कंपनी के काम है वो कॉमन सील पे चलेंगे। मींस द नेम ऑफ द कंपनी इज एनग्रेव्ड ऑन इट्स कॉमन सील। एक सील बना देंगे या फिर स्टैंप बना देंगे जिसमें कंपनी का नाम एनग्रेव्ड होगा। द कॉमन सील इज एफिक्स्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एज अ टोकन ऑफ द कंपनीज अप्रूवल। तो जहां पे भी कंपनी का अप्रूवल होगा, कोई साइन करने कुछ करने, तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, ये खुद थोड़ा ना कंपनी साइन कर सकती है, तो वहां पे कंपनी की सील लग जाएगी। द कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कॉमन सील को कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर की तरह डील किया जाएगा। एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी डज इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। कंपनी ने कहीं सील नहीं लगाई, स्टैंप नहीं लगाई, तो वो कंपनी की जो है बाइंडिंग नहीं मानी जाएगी। तो कंपनी की क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की कॉमन सील। नेक्स्ट आ जाता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। पुराने जमाने में क्या होता था, जो मालिक होते थे कंपनी के वही कंपनी को चलाते थे। आजकल क्या मालिक है शेयर होल्डर, और जो क्या कहते हैं कंट्रोल कर रहे हैं वो मैनेजर कंट्रोल कर रहे हैं। तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल हो गया ना। तो ओनरशिप एंड ये जो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल है, इसके ऊपर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा थ्योरीज है। जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे ऑनर्स करोगे या कुछ करोगे उसमें आपको ये काफी थ्योरीज पढ़ने को मिलेंगी। Members have no right to participate directly in the day-to-day management of the company. फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी के 10, 15, 20, 100 शेयर लेके बैठ जाता हूँ। मैं हर रोज मुंह उठा के उस कंपनी में नहीं चले जाऊंगा, जी ये करो वो करो, मैं भी मालिक हूँ, समझ गई बात। तो मैनेजमेंट में मेरी इंटरफेरेंस नहीं रहेगी अनटिल और अनलेस मैं डायरेक्टर नहीं हूँ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं हूँ। इतने शेयर लेने तो अगर मेरे पास इतना दम है तो मैं इतने शेयर लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाऊंगा, समझ गई बात। They elect their representatives called directors who manage the company's affairs on the behalf of the members. तो होता क्या है, जो मेंबर्स हैं, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो वोटिंग के थ्रू अपने डायरेक्टर्स को चूज करते हैं। ज्यादातर डायरेक्टर्स वही होते हैं जिनके पास मैक्सिमम शेयर होता है, वो अपने आप को ही वोट डाल देते हैं। Thus, the ownership of a company is distributed among the shareholders while management is vested in the board of directors. तो ओनर कौन होते हैं, ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स, और
जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मैनेजर होते हैं, वो मैनेज करते हैं कंपनी को। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, मगर उनके पास काफ़ी ज़्यादा शेयर्स होते हैं, तभी तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने, ठीक है? द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज डेलीगेटेड एंड सेंट्रलाइज्ड। जो मैनेजमेंट होती है डेलीगेटेड होती है कि अपना काम नीचे वाले को देना, नीचे वाला उससे नीचे वाले को देगा काम, और सेंट्रलाइज्ड होती है, पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इसके शेयर्स होने चाहिए, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, समझ की बात। नेक्स्ट है वॉलंटरी एसोसिएशन। A joint stock company is a voluntary association of certain persons formed to carry out particular purpose in common. बेसिकली एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, जिसको मेंबर बनना है बनो, नहीं शेयर खरीदने ना खरीदो, ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, समझ की बात। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी कैन ज्वाइन इट एंड लीव इट एट देयर ओन फ्री विल। इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अब मेरी मर्जी, मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदूं ना खरीदूं, मेंबर बनूं ना बनूं, समझ की बात। तो इसमें ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वॉलंटरी एसोसिएशन है ये। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये जो कंपनी है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कानून के या लीगल प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किया गया है। इट एग्जिस्ट ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, मतलब लीगल कार्रवाई के थ्रू ही क्रिएट किया गया है, ठीक है, लीगल प्रोसेस के थ्रू। इट इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टू ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। तो कंपनी, ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, बट इट डज नॉट टेक बर्थ लाइक अ नेचुरल पर्सन एंड इट हैज नो फिजिकल बॉडी ऑफ अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग। मगर ये कोई असल का इंसान नहीं है, ना कि नेचुरल पर्सन है जिसने, जो कि पैदा हुआ है और इसकी फिजिकल बॉडी या फिजिकल शेप साइज है, समझ की बात। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन के टाइप है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, केस भी कर सकता है, और वो सारे काम कर सकता है जो एक आर्टिफिशियल पर्सन कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज जनरली डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ स्मॉल वैल्यू। जब भी किसी कंपनी के शेयर्स निकाले जाते हैं, उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, जो कंपनी की पूरी वैल्यू देखी जाती है और उसको स्मॉल स्मॉल शेयर्स में डिवाइड किया जाता है। दीज शेयर्स आर परचेज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। सिंपल वर्ड्स में यही शेयर जो है कई लोग खरीदते हैं और कई लोग खरीद के छोटे छोटे मेंबर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी भी बड़ी कंपनी में 5 शेयर खरीदे, मैं भी मेंबर बन गया। जिसने 1 शेयर खरीदा वो भी मेंबर बन गया। जिसने 5 करोड़ शेयर खरीदे वो भी अच्छा खासा मेंबर बन गया। वो चाहे तो डायरेक्टर भी बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास बल्क ऑफ द शेयर्स है। नेक्स्ट आ जाता है स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल थ्रू कंपनी लॉ ओवर द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सरकार ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, कुछ कंपनी एक्ट बनाए हुए हैं, कंपनी लॉज बनाए हुए हैं। अब वो सारे के सारे लॉ मैं इधर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे है। तो सरकार ऐसी जॉइंट स्टॉक कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए कंपनी लॉ बनाती है और लगातार उसमें अमेंडमेंट करती रहती है। अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज एंड फाइल सेवरल डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो जब भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को काम करना होता है या खुलना भी होता है इवन, या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनना होता है, तो तब कई टाइप के रूल्स रेगुलेशन हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं, और कई टाइप की लीगल फॉर्मेलिटीज हैं और लीगल डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो करनी पड़ती हैं, और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास जमा करवानी पड़ती है, तभी वो उसको जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी का दर्जा देता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिस हिसाब से पेपर में लिखनी है उसी हिसाब से मैंने लिखी हुई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।